आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। आप जिसको नहीं मिले उसका भाग्य खराब था या वो भाग्यहीन था। आप भाग्यहीन नहीं हो क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य यहीं बैठा है। तो कभी भी प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह वाली कुंडली के लग्न, नवांश और दशमांश के साथ उपस्थित हूँ। ये कार्यक्रम मैं गुरुवार को बना रहा हूँ और आपको मिल रहा है शुक्रवार को। सुबह का कार्यक्रम आपने देख लिया है, ये कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा है। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूँ, ये लग्न कुंडली का विस्तार से अलग अध्ययन मैंने आज ही के सुबह वाले कार्यक्रम में किया है। ये इस कुंडली का दूसरा हिस्सा है जो शाम में प्रसारित हो रहा है। क्लियर है? नवमांश और दशमांश हमारे कुंडली अध्ययन के बड़े ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं और जो श्रेष्ठ ज्योतिषी होता है वो कभी भी सिर्फ लग्न कुंडली का अध्ययन नहीं करता, वस्तुतः उसके साथ साथ वो नवमांश, दशमांश, बाकी के जितने भी वर्ग चार्ट हैं वो सब पे अपनी दृष्टि डालने के साथ साथ उस समय के तात्कालिक बनने वाले वर्ग चार्ट, जो ग्रह का गोचर चार्ट होता है, गोचर जो प्रश्न कुंडली होती है, उस पर भी अवश्य डालता है कि ग्रह की स्थिति अभी कैसी पड़ रही है, जातक के प्रश्न करने के समय पे कुंडली कैसी बन रही है। तो अगर मैं एक बात बताऊं तो लग्न चार्ट का तो अध्ययन मैंने सुबह में बताया था, उसमें लग्नेश का 6वें भाव में जाना ठीक नहीं था और यहाँ के जो 12वें भाव के अधिपति हैं वो यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं और यहाँ के जो लग्नेश हैं वो यहाँ के धनेश बन रहे हैं। मतलब अब कुंडली एक अंक आगे खसक गई है, बढ़ गई है। 8 अंक यहाँ लिख गया, 9 यहाँ, 10 ऐसे और यहाँ का जो नवमेश है वो आपकी कुंडली का लग्नेश बन रहा है। मतलब यहाँ के जो सूर्य भाग्य भाव के अधिपति हैं वो सूर्य यहाँ के लग्न के अधिपति हो रहे हैं, जो कि व्यक्ति के करियर के लिए बहुत अच्छी बात होगी। भाग्य भाव के अधिपति का संबंध लाभ भाव से अगर हो जाता है तो इसे धन योग कहा जाता है। पराक्रम भाव के अधिपति का तृतीय भाव में जाना अच्छा नहीं होता। इस वजह से व्यक्ति को कई बार बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कुटुंबजनों से कई बार तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। व्यक्ति के पास बहुत सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी भटकना पड़ता है, मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। चतुर्थ भाव के अधिपति का तृतीय में जाना, मेहनत करने के बाद व्यक्ति इकट्ठा करता है। धन हो, संपत्ति हो, भवन हो, भूमि हो, वाहन हो, कोई भी चीज़ हो, उसको इकट्ठा करना पड़ता है। माता का सुख देर से, विलंब से, या माता का सुख स्वास्थ्य के रूप में थोड़े से कमजोरीपन के साथ उभरता है। दशम भाव के अधिपति का दशम में बैठना, मंगल के साथ, पिता के साथ संबंधों को मजबूती देने की आवश्यकता इस कुंडली को पड़ेगी। लग्नेश का 6ठे भाव में जाना अवयोग होता है। हालांकि मैं इसे अवयोग न कह के इसे ये कह सकता हूँ कि व्यक्ति को साहसी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, हठी बनाएगा, जो क्रोध कभी करता नहीं है लेकिन जब कर ले तो फिर उसके सामने कोई भी टिकता नहीं है। ऐसी स्थितियाँ आपकी कुंडली में लग्न कुंडली से दिख रही हैं। 12वें भाव के अधिपति का दशम में आना और जन्म कुंडली में सप्तमेश के साथ जाना दाम्पत्य में कमजोरी का एक छोटा सा योग मंगल और बुध की दशाओं में सावधान रहने को बोल रहे हैं, क्योंकि 7वें भाव पे राहु की दृष्टि और अष्टम भाव के अधिपति पे राहु की दृष्टि कई बार चंद्रमा की दशा को कमजोर करने वाली बना देती है। गंभीरता से अगर अध्ययन करेंगे तो वो तो ऊपर सुपरफिशियल था, अब ये प्रोफाउंड है। 12वें भाव के अधिपति के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। सप्तमेश के साथ जाने से व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति के चरित्र पे और व्यक्ति के ऊर्जा पे संशय होता है। ऐसी अवस्था में आपको मेहनत अगर ज़्यादा करनी पड़ रही है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे शुक्र भी अच्छे नहीं बैठे और शनि भी अच्छे नहीं बैठे। मतलब यहाँ पे शुक्र 12वें भाव के अधिपति होकर के बैठे और शनि चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के बैठे। चतुर्थ भाव वैसे खराब नहीं बना है और केंद्र में ही द्वितीय भाव के अधिपति बैठे हैं। यहाँ भी केंद्र के अधिपति होकर के जो है वो जन्म कुंडली में 6वें जा रहे थे। यहाँ पे धन भाव के अधिपति होकर के मंगल जैसे ग्रह के साथ व्यक्ति को धनवान बना रहे हैं। ससुराल से संबंध थोड़े बहुत अच्छे नहीं होते। इस वजह से अगर हो सके तो उनको कैसे ठीक करना है, ये बात मैंने लग्न कुंडली पे भी जिक्र किया था, उस पे कैसे ठीक कर रखना है इसको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे गुरु और मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा और व्यक्ति के व्यक्तित्व को दाम्पत्य के बाद और भी ज़्यादा सुदृढ़, मजबूत और श्रेष्ठ होते देख रहा हूँ, जिसका श्रेय निश्चित रूप से पत्नी को जाता है।
चतुर्थ भाव के बाद अगर आप देखें तो उससे ठीक 4 घर आगे सूर्य बैठे हैं वृषभ राशि के, जो व्यक्ति की वाणी को कठोर बनाते हैं और व्यक्ति के कटु वचन के कभी कभी कारक हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में अगर कभी कभी धन वगैरह के लिए अगर तरसना पड़े, बेचैनी बढ़े, इकट्ठा होने में दिक्कत हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। वैसे गुरु, सूर्य, मंगल 3 मित्र ग्रह आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हैं। शुक्र और शनि परम मित्र होते हैं, लग्न में बैठे हैं, तो दाम्पत्य टूटने की स्थिति में कभी भी नहीं जाएगा। हाँ, कई बार व्यक्ति पत्नी जो होती है वो पहले मृत्यु को प्राप्त कर जाती है और पति जो होता है वो देर तक इकट्ठा मुंह को ताकता रहता है, ऐसी अवस्था होती है। या कई बार पत्नी को शिकायत होती है पर वो आपके सामने कभी बोलती नहीं है, हो सके तो पूछ लेना चाहिए अगर ऐसी कोई बात है तो। राहु के साथ बुध का बैठना, पराक्रमी और भाग्य भाव के अधिपति का भाग्य में बैठना, ये अच्छी बात है। भाग्य के अधिपति का भाग्य भंग योग लगाना। कम्युनिकेशन गैप मत करिएगा, पत्नी के साथ वक्त बिताने का प्रयास अवश्य ही करते रहना चाहिए, नहीं तो उनके भाग्य का लाभ आपको नहीं मिलेगा। जैसे होता है ना कई बार, या विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्योदय, तो आपकी कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति अष्टम में जा रहे हैं और गुरु से दृष्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि भाग्य भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि जा रही है। ये एक अच्छी बात होगी, क्योंकि लग्नेश के साथ अगर गुरु बैठेंगे और लग्न से केंद्र में बैठेंगे, इसे अच्छी बात कही जाएगी और हर तरीके से ये जातक के जीवन को सुदृढ़ और मजबूत करेंगे, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति को देख रहे हैं और अष्टम भाव पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति की पत्नी को भी कहीं ना कहीं दार्शनिक और अच्छे विचारधारा वाली बनाने के संकेत दिखा रहे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो केतु भाग्य भाव में और भाग्य भाव के अधिपति गुरु से प्रभावित, यहाँ भी व्यक्ति के जीवन में धर्म है, मतलब पत्नी भी आपसे कम धार्मिक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप ही खाली पूजा पाठ करने वाले हैं, आपकी कुंडली में ये 4-5 ग्रह जो बैठे हैं, इससे दाम्पत्य मजबूत, सुदृढ़ और व्यक्ति को निश्चित रूप से श्रेष्ठतम पत्नी का योग बना देता है। आपकी कुंडली में पत्नी थोड़ी मुफट हो सकती हैं, थोड़ी कड़वे स्वभाव, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके पास इतना ज़्यादा आप ही के जैसा चरित्र ऊंचा है कि कभी कभी वो जैसा होता है ना, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाना, तो ऐसा वाला भाव होता है। तो आप निश्चित रूप से ये शनि और सूर्य के प्रभाव के कारण ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। शनि का प्रभाव सूर्य पे है, इस वजह से कभी भी कम्युनिकेशन गैप ना हो, उनको ढूंढिए, उनको पहचानिए और उनके साथ वक्त बिताने का प्रयास करिए। और वस्तुतः वो भी आप ही की तरह है, आप ही के नेचर वाली है। निश्चित रूप से उनके साथ आपका व्यक्तित्व मैच करेगा और आपको प्रेम में वो सर्वस्व न्यौछावर करने वाली है। बस अगर कहीं कोई कमजोरी दिख रही होगी तो निश्चित रूप से हो सकता है कि ऐसा ये केतु की दशा के कारण हो सकता है, क्योंकि इस दशा काल में व्यक्ति परिवार को छोड़ करके, समाज को छोड़ करके कई बार अनुभव प्राप्त करता है भक्ति का, और मंत्र जप आदि में, पूजा पाठ आदि में उसका मन ज़्यादा लगता है। यात्राओं में और तीर्थाटन आदि में उसका जो है वो प्रभाव थोड़ा ज़्यादा होता है उधर जाने का, या ऐसा प्रभाव दिखता है कि वो उधर जाना चाहता है। ऐसी स्थितियाँ केतु की दशा में बहुत सामान्य होती हैं। लग्न के अधिपति के चतुर्थ में जाना और द्वितीय के साथ जाना, दाम्पत्य कभी भी कमज़ोर नहीं। राहु यहाँ बैठे हैं, टूटने नहीं देंगे। बुध यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि व्यक्ति के पास उसका सर्वस्व है और कभी भी आप किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं होंगे, क्योंकि 6वें भाव के अधिपति तृतीय में यहाँ भी व्यक्ति को नौकरी का योग लगा रहे हैं। तो आपकी कुंडली में नौकरी के 100% और विशेषतया सरकारी नौकरी के योग हैं। ये क्षेत्र आपकी कुंडली में। पिता से सुख है, पिता के साथ बातचीत और संबंध कभी कमज़ोर मत करिएगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कभी भी कन्फ्यूज़न से युक्त ना हो। बड़े भाई बहन का सुख आपकी कुंडली में ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके जितने भी बड़े लोग हैं वो सब आपके साथ हमेशा ही मजबूती से खड़े रहेंगे। और ये कुंडली इस मामले में बिल्कुल ही आगे है कि आप सबका दिल जीत लेते हैं, इसमें कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं है। आपका बॉस हो, आपके प्रिंसिपल साहब हो, आपके जितने भी कलीग वगैरह होते हैं, उनके साथ कभी भी आपके संबंध, आपका जो छोटा समाज है, आपका जो बड़ा समाज है, वो तो आपको थोड़ा कम पहचानेगा, पर आपका जो छोटा समाज है वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी परख करता है। आसपास पड़ोस के लोग आपका आदर हमेशा करेंगे और निश्चित रूप से धन आपके पास है, क्योंकि शनि देख रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। भाग्य भाव ठीक है, लाभ भाव के अधिपति धन योग लगा रहे हैं, पराक्रमेश तृतीय भाव में है, इस वजह से आपको कई बार चाह करके भी वो सफलता नहीं मिलती जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। अब आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। दरअसल मैंने क्या बात कही कि आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए, पर वो शनि के कारण हो रहा है। इस वजह से बजरंगबली की पूजा आवश्यक है, मंदिर का दर्शन वगैरह आप करते हैं, वो अच्छी बात है। पर अपने मनोबल को, आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। आप जिसको नहीं मिले उसका भाग्य खराब था या वो भाग्यहीन था। आप भाग्यहीन नहीं हो,
क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य यहीं बैठा है। तो कभी भी अपने ऊपर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी अच्छाई के साथ आगे बढ़ते रहो। अगर समाज को आपकी आवश्यकता होगी तो आपके पास खुद आ जाए, नहीं है आप अपना काम करते रहो। आपको किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो आए तो ठीक है, नहीं आए तो भाग्यहीन वो, आप नहीं। हमेशा याद रखना। ये बात यहां तक थी। दशमांश कुंडली में लग्नेश का धन भाव में जाना, निश्चित रूप से धनपति बनेंगे, धनवान होंगे, ये लिख करके गारंटी है। पर अगर जो कमजोरी बनेगी वो इसलिए क्योंकि आपकी कुंडली का चंद्रमा कमजोर है। बचाना मुश्किल होगा, बचाने पे ध्यान केंद्रित करिए। धन आ रहा है पर उसको सही दिशा देने की आवश्यकता है। खर्च करने से पहले इमोशनल मत होइए। लग्न में शनि केतु, इस वजह से थोड़ी मशक्कत, मेहनत, साहस और इकट्ठा करने की स्थिति प्रबल होती है और करनी पड़ती है। बुध बैठे हैं कई बार व्यक्ति के पास, और यहाँ पे शनि का प्रभाव बुध को प्रभावित करेगा। शनि का प्रभाव जब बुध को प्रभावित करेगा और लग्नेश यहाँ पे जो हैं वो धन भाव में बैठे हैं, शुक्र से देखे जा रहे हैं, तो व्यक्ति जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा भी हुआ है। गुरु, शुक्र और चंद्रमा का यहाँ बैठना आपका रिसर्च और उच्च शिक्षा, विदेश गमन, बाहर जाकर के काम करना और बाहरी लोगों से संपर्क स्थापित करना, विदेशी बाजार और विदेश से जुड़ करके कौन सा ऐसा काम किया जाए, और बाहरी इन्वेस्टमेंट, ये भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा। अपने चंद्रमा को संतुलित करने के लिए शिव जी के मंदिर को धोने का काम करिए। इससे बढ़िया उपाय चंद्रमा को ठीक करने का कुछ नहीं होता। सबसे बढ़िया चंद्रमा का उपाय, शिव जी के मंदिर में बैठ करके पूजा करिए या शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी के मंदिर को धो दीजिए। और एकादश जो 11 बेलपत्र हों, अगर वो प्रत्येक दिन या प्रत्येक सोमवार को या बेलपत्र से सहस्रार्चन शिव जी का कर दिया जाए उनके नामों से, तो भी बहुत अच्छी बात होगी। इस कुंडली के लिए अभी केतु की दशा है। गणेश जी की पूजा, गणेश चतुर्थी का व्रत भी बहुत अच्छा रहेगा। नवमांश कुंडली में सूर्य जो हैं वो बैठे हैं रोहिणी के और चंद्रमा मृगशीरा के। पत्नी के पास स्वास्थ्य से संबंधित समस्या कभी कभी आपको परेशान करेगी, पेट से, और उनको सर्दी और छींकें ज़्यादा जल्दी आती हैं। जिद्दी तो हैं वो निश्चित रूप से, और वो सत्य भी बोलती हैं, पर आप दोनों ही शिक्षकीय गुणों से युक्त हैं। इस वजह से मैं एक बात कह दूं तो शतभिखा और पूर्वा भाद्रपद के गुरु और मंगल, मतलब शतभिखा के बैठे हैं मंगल, ये राहु का नक्षत्र, और गुरु पूर्वा भाद्रपद के। ऐसी स्थिति में मैं एक बात कह दूं तो वस्तुतः आपकी कुंडली में जो चतुर्थ भाव का अधिपति नवमांश कुंडली में बन रहा है वो लग्न में बैठ करके दशम भाव को देख रहा है और दशम भाव के अधिपति को भी देख रहा है। ऐसी अवस्था में सरकारी क्षेत्र का लाभ आपकी पत्नी को भी मिल रहा है। दूसरे नंबर पे दोनों के पास ही उतने ही तार्किक होने के प्रमाण मिल रहे हैं। और एक बात और भी बता दूं तो कभी दाम्पत्य टूटे नहीं। और अगर छठवें भाव की बात करता हूं नवमांश कुंडली में, तो छठवें भाव के ऊपर भी किसी भी प्रकार से किसी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है और न तो छठवें भाव के अधिपति के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी भी अपने दुश्मनों से हारता नहीं है और उसकी पत्नी उसकी सबसे बड़ी साहस के रूप में हमेशा ही उभर करके सामने आती हैं। शुक्र की दशा आने वाली है, निश्चित रूप से ऐसी दशा में रोग व्याधि न लगे इसका ध्यान रखिएगा। केतु की दशा है, मानसिक चिंता, कम पैसों पे नौकरी और प्लेटफॉर्म न मिलने का दोष लगेगा। केतु की दशा में जितना ज़्यादा हो सके धार्मिक गतिविधियों में अपनी स्थिति बना करके रखने की आवश्यकता है। केतु में मंगल आएंगे, ये बढ़िया रहेगा। केतु में राहु भी ठीक रहे, खराब नहीं रहे। वैसे आपकी कुंडली में राहु और केतु कमज़ोर नहीं है। और केतु में शनि और भी बढ़िया रहे, धार्मिक दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। और केतु में बुध, ये थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं। शुक्र की दशा आपकी कुंडली के लिए लाभ देगी, धनवान बनाएगी और धन और आपके मानसिक इच्छा की पूर्ति, जो मन में इच्छाएं आपकी पल रही हैं, वो उसी शुक्र की दशा में पूर्ति होने के योग बनना है। क्योंकि लाभेश के साथ सूर्य का योग बना है और सूर्य व्यवस्थित है, बलवान है आपकी कुंडली में। अब मैं नवमांश कुंडली में चंद्रमा बहुत बेहतर तो नहीं कहूँगा, लेकिन है इतनी बात कहूँगा कि आपको शिव जी की पूजा अगर मिल रही है और अगर आपके प्रभाव में वो चीज़ है कि आप उनके भक्ति में बढ़ रहे हैं तो निस्संदेह वो करते रहिएगा, उसको बंद मत करिएगा। वहाँ भी देखिए केतु की स्थिति बन रही है, ये अच्छी बात है। लग्न में शुक्र और शनि जैसे दो परम मित्र बैठे हैं जो कि इस कुंडली के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति के दाम्पत्य में या डेली बेसिस या फिर कई बार उसके दाम्पत्य में कभी कभी गड़बड़ाहट वाली बात या कभी कभी बिगड़ैल स्थितियां बनती हैं। पर ये दोनों ही स्थितियां शुक्र की दशा में कमज़ोर ना करे, इसका ख्याल रखना होगा। पत्नी के पीछे शुक्र की दशा में व्यय होगा, उसको संतुलित करने का प्रयास करिएगा। कभी भी अपनी नाराज़गी उनके ऊपर थोपने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही आपके असफल होने के पीछे उनका कोई हाथ है।
वो आप अपने कारण नहीं हो रहे। इसमें कभी भी आपकी पत्नी का कोई दोष नहीं होगा, अगर आपको अभी अगर ऐसा कुछ लगे तो। अब आपकी कुंडली में ग्रह बल पे आता हूँ। चंद्रमा मंगल बुध मृतप्राय हैं डिग्री में, और शनि राहु और केतु की जो डिग्री बन रही है आपकी कुंडली में, उसके आधार पर ये युवावस्था के बनेंगे। तो शनि राहु और केतु की दशाएं आपकी कुंडली में कमजोर नहीं है, पर धनु लग्न की कुंडली के लिए शनि सामान्य ग्रह होते हैं। राहु और केतु आपकी कुंडली में दशाओं में अच्छे परिणाम देंगे। मैं समझता हूं कि राहु से भी ज़्यादा केतु की दशा अच्छी जाएगी। राहु थोड़े सामान्य जाएंगे, पर केतु उससे भी ज़्यादा अच्छे परिणाम देने वाले बनेंगे। राहु जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति त्रिकोण में बैठा है, ये राहु को लाभ देगा। केतु जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति केंद्र में बैठा है, ये और भी ज़्यादा लाभ देगा। इस वजह से सूर्य 25% का परिणाम करेंगे। चंद्रमा मंगल और बुध को ठीक करने की बारी है। बजरंगबली की पूजा, शिव जी के मंदिर का धोना और चतुर्थी का व्रत आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक रहे। अब आपको मैं बताता हूं कि आपको कब कौन सा काम करना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी रहेगी, और मैं समझता हूं कि सूर्य को अर्घ्य, रविवार को नमक और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और सूर्य के जो 108 नाम होते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ, साथ ही साथ 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन, किसी मंदिर का दर्शन, और शाम को पितरों को अर्पित करिए, दीपक जलाइए। सरसों तेल का दीपक या घी का दीपक आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। घी का दीपक जलाइए, ये ज़्यादा बढ़िया रहे। आपकी कैपेसिटी कभी भी खत्म नहीं होगी, आपकी ऊर्जा हमेशा बरकरार रहेगी, आपकी गंभीरता कभी भी नष्ट नहीं होगी। आपके पास धन रुकने में थोड़ी दिक्कत होगी, धन की समस्या थोड़ी सी रहेगी, आप बचाने में मुश्किल महसूस करेंगे, ये बात मैं देख रहा हूँ। राहु नवमांश कुंडली में श्रवण नक्षत्र के, और वो चंद्रमा 8वें जा रहे हैं, और मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में केंद्र में गुरु के साथ हो रहा है। प्रेम रहेगा, उसमें कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं है। दाम्पत्य टूटने के योग आपकी कुंडली में नहीं है, और दाम्पत्य में थोड़ी बहुत कठोरता वो एक सामान्य सी बात है, वो चलेगा। अब आपकी कुंडली में मैं होरा कुंडली पे आता हूँ। होरा कुंडली की स्थिति के आधार पर डिग्री जो बनी है उसके आधार पर एक बात कहूँ तो आगे आ रही है शुक्र की दशा, जो आपको धन का मेल कराएगी। बुध मंगल गुरु और चंद्रमा ये भी आपकी कुंडली में अच्छे रहे हैं और अच्छे रहेंगे। शुक्र के बाद सूर्य आएंगे, जो आपसे मेहनत कराने के बाद वो दशा आपके जीवन में स्थापित करेगी और निश्चित रूप से आपके बल के वृद्धि का कारण बनेगी। शनि राहु केतु अब तो आने वाले हैं नहीं। सूर्य के बाद चंद्रमा आएंगे, चंद्रमा के बाद मंगल आएंगे, मंगल के बाद राहु अंतिम दशा में। पता नहीं उस समय मैं रहूं या ना रहूं, आप रहें या ना रहें, पर उतना लंबा जी के भी क्या करना है, जितनी जल्दी हो सके व्यक्ति को परम तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और बता देता हूँ, संतान का सुख आपकी कुंडली में है और संतति अच्छी है, विलंब से तो नहीं, पर संतति के पास बुद्धि बड़ी अच्छी है, वो तार्किक बहुत अच्छी है, और खास करके दूसरी संतति जो छोटी है। माता और पिता में से पिता और माता दोनों ही अच्छे हैं, और दोनों का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। उनके ना होते हुए भी उनका आशीर्वाद आपको हमेशा ही पुष्टित और मजबूती देता रहेगा, क्योंकि द्वादशांशा कुंडली बहुत श्रेष्ठ बनी है और अच्छी बनी है। पिताजी का स्वास्थ्य कभी कभी परेशान कर सकता है, चिंतित कर सकता है, पर वस्तुतः उनके पास आयु अच्छी है, और मैं समझता हूं कि वो आपके ज्ञान की वृद्धि के पोषक बन रहे हैं। और निस्संदेह माता भी जो है वो आयु से संपन्न है। स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर होगा, चंद्रमा के कमजोर होने के कारण व्यक्ति की कैपेसिटी कमजोर होती है, इम्यून कमजोर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, और व्यक्ति का जो सफोकेट होना होता है वो ज़्यादा बढ़ता है और अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता है। तो ये कुछ निगेटिव तथ्य आपकी कुंडली में दिख रहे हैं। भवन भूमि वाहन और भौतिकीय संसाधन की पूर्ति कभी भी करनी हो, कुछ इन्वेस्टमेंट करना हो, तो शुक्र और सूर्य की दशा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर संतान उत्पत्ति और संतान से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो तो आपकी कुंडली में बुध की दशा और सूर्य की दशा अच्छी रहेगी। अगर अपने ऊपर कोई काम करना हो, अपने ऊपर कोई भी काम करना हो, तो मंगल और गुरु की दशा अच्छी रहेगी। क्लियर है? अगर दुश्मनों से संबंधित अगर कोई भी काम करना हो तो मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में गुरु की दशा बहुत अच्छी रहेगी और शुक्र की दशा अच्छी रहेगी। सरकार से संबंधित आपकी कुंडली में कभी भी कोई कष्ट नहीं है, इस वजह से सरकार से आपको कभी भी तकलीफ नहीं होने वाली है। इस मामले में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। क्लियर है? अब आपकी कुंडली में मैं एक बार वाहन वगैरह वाली की बात अगर देख लूँ तो इस कुंडली में उसके सुख हैं। कई बार सेकेंड हैंड वगैरह से भी काम चलाना पड़ता है,
तो अगर होगा तो कभी ऐसा भी ले सकते हैं। आपकी कुंडली में उपासना है, राहु केतु 12वें भाव में बैठे हैं, षष्ठेश जो है वो जन्म कुंडली में भाग्यपति बहुत बढ़िया बैठ रहे हैं। उपासना D20 चार्ट जो बना हुआ है उसमें भाग्येश भाग्य भाव में ही बैठ रहे हैं। मंगल स्वग्रही गुरु मित्र की राशि में, चंद्रमा जो है वो स्वग्रही शनि के साथ, शुक्र उच्च के हैं। आपकी कुंडली में निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त करने के योग बने हैं। अगर कुंडली में ऐसी कोई बात होती है और कुंडली अगर ऐसे तथ्यों को उजागर करती है तो निस्संदेह आपकी कुंडली में द्वादशांशा विषांशा ये अच्छे बने हैं, तो आगे बढ़िए और इसको कभी भी कमजोर मत करिएगा। ध्यानस्थ होइए, मंत्र जप नाम जप का कोई साधन इकट्ठा करिए, जैसे हमेशा आप नाम जप में लिप्त रहें। गणेश, जय गजानन जय गजानन जय गजानन जय गजानन जय गजानन जय गजानन, ऐसा निरंतर चलता रहे। जय शिव जय राम जो भी चलता रहे। राम 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 सीता राम 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 जो भी चलता रहे। सीताराम 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 चलता रहे। ये बहुत अच्छा होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।